तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो उसी डायग्राम को मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से फिर से बना देता हूँ। तो एक एवरेज 28 डेज का साइकिल हमने देखा था, जिसमें 14th डे ओव्यूलेशन होता है। फर्स्ट 14 डेज प्री ओव्यूलेटरी फेज है और इधर वाले जो है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। बाकी सारे नाम दोबारा नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है। एस्ट्रोजेनिक फेज, प्रोजेस्टेरोनिक फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, पता है ना ये सारे नाम। चलिए, तो अभी ये जरूरी थोड़ी है कि सभी फीमेल के अंदर जो है वो 28 डेज का ही साइकिल हो, कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, किसी में हो सकता है 26 डेज का साइकिल हो, किसी में हो सकता है 30 डेज का साइकिल हो। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने एवरेज 28 डेज का साइकिल लिया है। तो अगर साइकिल में जो दिन है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, मतलब साइकिल कितने दिन चलेगी कोई फिक्स नहीं है, किसी में 28, किसी में 26, किसी में 30। ओव्यूलेशन कब होगा ये भी फिक्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि 14 डे ही हो, किसी में 11th डे भी हो सकता है, किसी में 16th डे भी हो सकता है। कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो साइकिल के दिन फिक्स है, ना ओव्यूलेशन की डेट फिक्स है। फिक्स है तो बस एक चीज, वो है सेठ जी की गणित कि वो 9 दिन इंतजार करेंगे, 2 दिन अंडे के जिंदा रहने के और 7 दिन उसके वहां पहुंचने के। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने, एम्पुला से इम्प्लांटेशन के। और 9 दिन तक अगर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज नहीं आई तो साइकिल की सारी तैयारियां उजड़ने लगेंगी। कॉर्पस ल्यूटियम को मरने में कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। तो भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो ये फिक्स है कि साइकिल कितने दिन चलेगी, ना ये फिक्स है कि ओव्यूलेशन कब होगा। लेकिन एक चीज फिक्स है, साइकिल कितने दिन चलेगी नहीं पता, ओव्यूलेशन कब होगा नहीं पता। लेकिन जिस दिन ओव्यूलेशन हो गया, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके 14 दिन बाद ब्लीडिंग होगी तो होगी, बस ये फिक्स है। साइकिल कितने दिन चलेगी नहीं फिक्स है, ओव्यूलेशन कब होगा नहीं फिक्स है। लेकिन जिस दिन भी ओव्यूलेशन हुआ और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके 14 दिन बाद ब्लीडिंग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप। यानी कि क्या चीज फिक्स है, पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो प्री इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट,
पोस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये हमेशा कितने दिन का होता है? 14 डेज का। एक ही फीमेल में किसी महीने में कोई साइकिल 28 डेज चलती है, तो किसी महीने में कोई साइकिल 30 डेज भी चल सकती है, और किसी महीने में हो सकता है पीरियड एक दिन पहले ही आ जाए, 27 डेज में आ जाए। तो एक ही फीमेल में भी साइकिल के दिन एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। और अलग अलग फीमेलों की साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, लेकिन सबका क्या कांस्टेंट होता है? पोस्ट। यानी एक ही लड़की में मान लीजिए जनवरी में 28 दिन की साइकिल चली थी, पर फरवरी में 25 दिन की चली, तो चेंज किस में आया? उसके प्री में। पोस्ट तो उसका हमेशा फिक्स है। अलग अलग फीमेल में, फीमेल ए बी सी, एक में 28 दिन की साइकिल चलती है, एक में 30 दिन की, एक में 25 दिन की, तीनों का एक कांस्टेंट है, क्या? पोस्ट। क्या वेरिएबल है? प्री। तो सिंपल क्वेश्चंस नीट में कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर थ्री फीमेल्स, फीमेल ए, बी एंड सी। ऑन एन एवरेज फीमेल ए में ना 28 डेज का साइकिल चलता है, फीमेल बी में 30 डेज का, और फीमेल सी में 26 डेज का। ये इनकी एवरेज साइकिल्स की ड्यूरेशन है। सपोज कोइंसिडेंटली तीनों ही फीमेल्स में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, मतलब पिछली बार जो ब्लीडिंग हुई थी, और ये ब्लीडिंग तो पिछले साइकिल की ब्लीडिंग है जो अगले साइकिल के पहले दिन होती है। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको ये बात पता है कि जिस दिन एक लड़की को ये पता चलता है कि उसमें मीनारकी आ गई है, दरअसल उसमें उससे मीनारकी एक महीना पहले आई होती है। कितने लोगों को पता चल गया? आप बताओ। कईयों को समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोल दिया। ये क्वेश्चन है एम्स का कि व्हेन अ फीमेल एक्चुअली रियलाइजेस दैट शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ मीनारकी, क्या उसमें तभी मीनारकी आई? देखो उसमें कब मीनारकी आई, उसे कब पता चलेगा कि उसमें मीनारकी आ गई? जब उसमें ब्लीडिंग होगी। पर ये ब्लीडिंग तो पिछले साइकिल की ब्लीडिंग है ना भैया, जो अगले साइकिल के पहले दिन होती है। यानी एक साइकिल तो चल गई, एक ओव्यूलेशन तो हो गया। यानी ऐसा भी हो सकता है, जब ओल्ड एज में, जब यंग एज मैरिजेस हो जाती थी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी फीमेल में कभी पीरियड्स आई नहीं और सीधा प्रेगनेंसी हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि 13, 14, 15 ईयर्स में अगर उसमें मीनारकी आनी थी, पर तब तक वो मैरिड थी और उसमें पहले ओव्यूलेशन में ही फर्टिलाइजेशन हो गया, तो प्रेगनेंसी हो सकती है विदाउट इवन फर्स्ट पीरियड। क्योंकि एक्चुअली तो फर्स्ट पीरियड कुछ नहीं होता, फर्स्ट साइकिल चल चुकी होती है, सेकंड साइकिल के पहले दिन फर्स्ट साइकिल की एक लेट इवेंट जो होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है, दैट इज ब्लीडिंग वाला। तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। कई किताबों में 3 फेज दिए होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज, वो ये 5 दिन का होता है। फिर लिखा होता है इसके बाद 8 से 9 दिन का होता है प्रोलिफरेटिव फेज, 8 दिन का, है ना। ओव्यूलेशन कोई फेज नहीं होता, वो इवेंट होता है। फिर उसके बाद होता है सिक्रीटरी फेज। तो कई ऐसे भी गलत क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज 7-8 दिन का दिया होगा, तो आप मान लेना, समझ लेना कि दरअसल वो क्या कहना चाहता है। हम कितने दिन का मान रहे हैं? 14 दिन का, क्योंकि हम ब्लीडिंग को किस में इंक्लूड कर रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। हमारे हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ही तरह के फेज होते हैं, प्री ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी, यानी प्रोलिफरेटिव और सिक्रीटरी। कुछ किताबों में 3 फेज दिए होते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव और सिक्रीटरी फेज। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि जिस समय ब्लीडिंग हो रही होगी उस समय तो डेसिडुआ नहीं बन रही होगी ना, क्योंकि उस समय तो डेसिडुआ झड़ रही है। तो दरअसल एक्चुअल तो वही सही है कि प्रोलिफरेशन तो 5वें दिन के बाद शुरू होगा ना, जब पुरानी झड़ जाएगी, और हम इस पूरे को प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। तो कई किताबों में ऐसा भी लिखा मिलता है, एग्जामिनर कोई भी पेपर बना दे वो लिख देगा प्री ओव्यूलेटरी फेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग फेज और एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज। क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का एक ही पार्ट होता है जिसे कहा जाता है सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज या प्रोजेस्टेरोनिक फेज। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो और मैंने एक सवाल वही बताया होगा कि अगर ब्लीडिंग की डेट को आगे पोस्टपोन करना है तो कैसे करेंगे, है ना। और अब ब्लीडिंग कब होगी? जब गोली खाना छोड़ेगी उसके बाद। चलिए, तो मैं यहाँ वापस आ रहा था, फीमेल ए बी सी, देयर आर 3 फीमेल्स, तीनों में ना 28 डेज का साइकिल चलता है ऑन एन एवरेज। और संयोग से या कोइंसिडेंटली तीनों ही फीमेल्स के अंदर पिछली बार जो ब्लीडिंग हुई थी वो 1 जनवरी को हुई थी। तो आपको बताना है कि इन तीनों फीमेल्स में दोबारा ब्लीडिंग की डेट क्या होगी और इनमें ओव्यूलेशन की डेट क्या होगी। क्या आप ऐसे सवाल कर सकते हैं? तो चलो बताओ, फीमेल ए में दोबारा ब्लीडिंग 1 जन को ब्लीडिंग हुई थी, दोबारा ब्लीडिंग कितने तारीख को होगी? एक बार बताओ। 29 जन, 28 क्यों बोल रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? दूसरी साइकिल का पहला दिन। और इस फीमेल में ओव्यूलेशन कब होगा? चलो पहले तो सेकंड फीमेल में बताओ ब्लीडिंग कब होगी। 1 जन, तीनों में ना 1 जन को हुई थी पिछली बार ब्लीडिंग, अब कब होगी? 31 जन। और तीसरे केस में बताओ, 1 जन को हुई थी, 26 दिन की साइकिल है, तो अब आपको बतानी है इन तीनों में ओव्यूलेशन की डेट। तो पहले केस में ओव्यूलेशन की डेट बताओ।
आगे से घटाऊं या पीछे से? पीछे से, क्योंकि पोस्ट हमेशा कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? प्री। पोस्ट इसमें भी 14 डेज का है, पोस्ट यहां भी 14 है, और पोस्ट यहां भी 14 है। सारे वेरिएशन किस में आएंगे? प्री में। तो पहले केस में प्री कितने दिन का होगा? 14 + 14 28, यानी ओव्यूलेशन की डेट क्या है? 14 जन। नहीं आ रहा समझ में? सेकंड केस में बताओ ओव्यूलेशन की डेट। हाँ, 16 जन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, क्योंकि प्री इस बार 16 दिन का हो गया है, पोस्ट फिर भी 14 ही। तीसरे केस में बताओ ओव्यूलेशन की डेट। हाँ, 12 जन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि प्री इस बार कितने दिन का रह गया है? सिर्फ 12 दिन का। तो प्री इज वेरिएबल, पोस्ट इज कांस्टेंट। अब कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स पे आते हैं, हालांकि हम उसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, जब साइंटिफिक मेथड्स के बारे में नहीं पता था, तब की बात करते हैं, जब साइंस नहीं डेवलप की, तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो अब आउट रूल हो चुका है, थोड़ा सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में जा रहा हूँ, वो है एब्स्टिनेंस। कि लोगों को पता था सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो इससे जो है बच्चे हो जाते हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल कांटेक्ट ही नहीं होगा तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो गई। अब 2 ही बच्चे हैं, पर वो चला नहीं। तो दूसरा मेथड आया, जो जो एक्चुअल ओल्डेस्ट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कोइटस इंटरप्टस। क्योंकि क्वेश्चन आएगा ये कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल में, कि भाई ये पता लग गया था कि सीमन में कुछ होता है जिसकी वजह से वाइफ में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर इजेकुलेशन, फीमेल इजेकुलेशन हो रहा है पर इंसेमिनेशन नहीं हो रहा, मतलब कोपुलेशन का एक्ट पहले ही रोक दिया गया है बिफोर इजेकुलेशन या इंसेमिनेशन, और सीमन बाहर इजेकुलेट हुआ है, तो वाइफ में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड। हालांकि इसका फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्री इजेकुलेटरी सिक्रीशंस में भी स्पर्म्स होते हैं। तो तीसरा ओल्डेस्ट मेथड है जो पुराने जमाने से माना जाता है, वो है रिदम मेथड। नाउ व्हाट इज द रिदम मेथड? रिदम मेथड ये होता है कि ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन फीमेल है ना कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट होने पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। साइकिल के कुछ खास दिनों में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ही वाइफ में प्रेगनेंसी हुई है, अदरवाइज प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं। तो वो खास दिन खोजेगा कि वो कौन से दिन है जिनमें प्रेगनेंसी हो सकती है, और उन्हें कह दिया गया अनसेफ डेज, कि इनमें सेक्सुअल कांटेक्ट होना अनसेफ है क्योंकि इससे प्रेगनेंसी हो जाएगी। और बाकी सारे दिन कैसे होते हैं? सेफ। तो किसी भी फीमेल की साइकिल में सेफ दिन ज्यादा होते हैं कि अनसेफ? मतलब ये नीट के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सेफ ज्यादा होते हैं भैया, अनसेफ कम होते हैं। मैं बोल भी तो रहा हूं कुछ दिनों में ही प्रेगनेंसी हो सकती है। 28 दिन की साइकिल में कुछ ही दिन ऐसे हैं जिनमें प्रेगनेंसी हो सकती है, बाकी दिन नहीं होती। नीट के क्वेश्चंस हैं, है ना? और बहुत फनी फनी ऑप्शंस आते हैं। अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग डे ब्रेक, एक ऑप्शन है, देखा नहीं देखा आपने? मैं पता है सबने देख रखे हैं सारे ऑप्शन। तो लेकिन आप कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा कि अनसेफ डेज ज्यादा होते हैं ह्यूमन फीमेल में सेफ, और वो भी आप गलत कर दोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। तो अनसेफ और सेफ डेज तो कैसे निकालते हैं कि किसी भी फीमेल में? फैमिली प्लानिंग के रिदम मेथड कहते हैं इसको, क्योंकि साइकिल रिदम से चलती है, और उन डेज में कपल को सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना है या किसी और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को यूज करते हुए करना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके लिए हम ना कुछ बातें समझते हैं। क्या होता है कि जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो वेजाइना में, तो वेजाइनल फ्लूइड को स्पर्म्स एब्जॉर्व करते हैं, जिससे उनके अंदर ये कैपेसिटी आती है कि वो स्विम करके एम्पुला तक जाएं और वहां पाए जाने वाले एग का फर्टिलाइजेशन करें। इसे कहा जाता है कैपेसिटेशन। वर्ड याद रखना, कैपेसिटेशन। ये फेनोमेना कहां होता है? तो आंसर है वेजाइना में या फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। जबकि एक और फेनोमेना है, अगर वो नहीं हुआ तो भी स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, जो पहले हो चुका मेल के अंदर एपिडिडाइमिस में, से क्या बोलते हैं? फंक्शनल मैच्योरेशन। तो दोनों जरूरी है, ठीक है? तो कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है कि स्पर्म्स को वेजाइनल फ्लूइड से वो एक्टिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो स्विम करके सर्विक्स और यूट्रस को क्रॉस करके एम्पुला तक पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर सकें। ये कैपेसिटेशन का जो फेनोमेना है ना, ये सिर्फ मैमल्स में होता है। इसीलिए मैमेलियन स्पर्म्स
फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं, 4-4, 5-5 दिन। ऐसा दूसरे जानवरों में नहीं होता, जैसे एवीज में या रेप्टाइल में, उनमें भी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और उसमें स्पर्म सिर्फ एक दिन ही जिंदा रहता है, पर मैमल में 4 से 5 दिन। अगर क्वेश्चन आता है लाइफ ऑफ स्पर्म कितने दिन की हो और वहां पे कोई ऑप्शन ना दिया हो किसकी, छिपकली की कि इंसान की, तो आप किसकी क्या सोच के आंसर लगाओगे? इंसान का। क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ह्यूमन का ही कि 4 से 5 दिन होती है, यानी कि लाइफ ऑफ स्पर्म इज 1 डे इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज वी आर स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। तो कैपेसिटेशन इज अ फेनोमेना जो मैमल्स में होता है, इसीलिए मैमलियन स्पर्म्स आर द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड स्पर्म्स and most energetic sperms which survive in the female genital tract for as long as 4 to 5 days. So the life of sperm inside the female body, एक बार स्पर्म रिलीज हो गया और फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच गए, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच गए, तो ये होती है 4 से 5 डेज। एक बार ओव्यूलेशन हो गया और एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया ओव्यूलेशन के बाद, तो ये कितने दिन जिंदा रह सकता है? 48 आवर्स, यानी कि 2 डेज। इस बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया कि कुछ खास दिनों में ही फीमेल में प्रेगनेंसी हो सकती है, जिन्हें कहा जाता है अनसेफ डेज। तो वो अनसेफ डेज हम निकालेंगे कैसे होते हैं। तो एक काम करते हैं, उन अनसेफ डेज को मैं यहाँ इस साइकिल में येलो कलर से या चलो पर्पल कलर से शेड कर देता हूं। इसके अलावा बाकी सारे डेज कैसे हैं? सेफ। तो भैया 14th डे, सपोज की साइकिल 28 दिन की, सपोज, है ना। तो 14th डे तो ओव्यूलेशन हुआ ही है। अच्छा, स्पर्म जब वजाइना में रिलीज होता है ना, तो अगर अपनी स्पीड से स्विम करेंगे ना, तो उनको एम्पुला तक पहुंचने में लग जाएंगे 7 से 8 दिन। इतने में तो मर ही जाएंगे वो, लेकिन ये एक ही दिन में पहुंच जाते हैं यहाँ, क्योंकि आफ्टर कोपुलेशन जो फीमेल बॉडी में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, जिसमें जैसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और सीमन इज सक्ड इनसाइड। मायोमेट्रियम की लेयर होती है ना फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, तो सीमन इज सक्ड इनसाइड और स्पर्म्स एक ही दिन में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो फिर 14th डे ओव्यूलेशन हुआ है। अच्छा, 14 डे अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है ना। 14th डे एग यहाँ आ चुका है और 14 डे अगर स्पर्म यहाँ आ गए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। तो यानी 14th कैसा है बोलो? अनसेफ। मैंने इसको पर्पल से शेड कर दिया है जो अनसेफ है। अब बताओ 15th डे एग जिंदा होगा कि नहीं होगा? तो 15 डे स्पर्म आ गए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। तो 15 भी क्या है? अनसेफ। 16th डे एग जिंदा होगा। 16 डे भी अगर स्पर्म आ गए तो एग को फर्टिलाइज कर देंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो 16th भी अनसेफ है। अब वैसे तो 17th डे अंडा मर जाना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि 14th डे होते ही ओव्यूलेशन हो गया, जैसे रात के 12 बजे वैसे ही ओव्यूलेशन हो गया। कोई हैप्पी बर्थडे थोड़ी हो रहा है यहाँ कि जैसे 14 डे शुरू हुआ रात के 12 बजे सब इकट्ठे हो गए हैप्पी बर्थडे, है ना, ओव्यूलेशन होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। तो 14th डे भैया ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। मान चला ओवेरी का फोन इंगेज आ रहा है, दूसरे भी कॉल, अरे बर्थडे अभी 12 बजे, है ना। 14 डे अब मान लीजिए ओव्यूलेशन लेट हुआ, 12 बजे नहीं हुआ रात के, लेट हुआ, सुबह हुआ, दोपहर में, तो 48 घंटे। और फिर ये भी कोई रूल नहीं है कि जो अंडा है वो 48 आवर्स ही जिंदा रहेगा। तो इसमें कोई टाइम बम थोड़ी लगा कि 48 आवर का ब्लास्ट हो जाएगा। कोई अंडा 50 घंटे भी जिंदा रह सकता है, 55 घंटे भी जिंदा रह सकता है। तो एक रिस्क नहीं लेने वाली बात है। ओव्यूलेशन हो सकता है थोड़ा लेट हुआ हो, या अंडा 60 घंटे जिंदा रह गया 48 की जगह 2.5 दिन, तो इसलिए 17 डे को भी हम क्या मान लेंगे? अनसेफ। लेकिन 18th डे तक तो अंडा मर ही चुका होगा। अब स्पर्म आ भी जाए तो यहाँ पर कोई एग नहीं है, लेट हो गए, स्पर्म जब तक पहुंचे तब तक अंडा मर चुका था। कोटा पटना से आ रहे थे, 14 घंटा लेट, मुगल सराय में इंजन फेल हो गया, 4 घंटा वहां, तो गाय आ गई बीच में, 4 लोग चेन खींच दी, तो स्पर्म जो है लेट हो गए। तो अभी क्या हुआ कि ये 18th एंड ऑनवर्ड्स क्या हो गया बताओ? सेफ हो गया ना। अब जरा पीछे चलते हैं, 13th डे। अरे 13th डे तो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ,
तो इसका मतलब 13th डे तो सेफ है। हाँ, ओव्यूलेशन तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर 13 डे स्पर्म्स यहाँ आके बैठ गए, सोचिए ये स्पर्म्स यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो 14th डे वो स्पर्म जिंदा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो 14th जब ओव्यूलेशन होगा तो स्पर्म जिंदा होंगे, तो इसका मतलब 13th डे भी अनसेफ हो गया। और ये तो 5-5 दिन जिंदा रहते हैं, तो 13th क्यों? इसका मतलब तो ये ओव्यूलेशन से पहले के दिन ज्यादा अनसेफ होते हैं ओव्यूलेशन के बाद के कंपैरिजन में। दूसरा क्वेश्चन आपका कि अनसेफ डेज की ड्यूरेशन कहां ज्यादा मिलेगी, प्री ओव्यूलेटरी में या पोस्ट ओव्यूलेटरी में? क्या आपको बात समझ में आ रही है? नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, ये ट्रिकी हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी से ही और ये आएंगे ना तो 20,000 से ज्यादा बच्चे इंडिया में सही नहीं कर पाएंगे। रियलिटी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तो अनसेफ डेज कहां ज्यादा होते हैं, प्री ओव्यूलेटरी में या पोस्ट में? प्री में ज्यादा होंगे, आप गिन लो यार। तो 12th ही क्यों, फिर 10th 9th ही क्यों, 10th क्यों? 10th भी अनसेफ हो गया। और कोई कोई स्पर्म तो 5-5 दिन भी जिंदा रह सकते हैं ना। अब 9th को स्पर्म आ गए और आके यहाँ बैठ गए एम्पुला में, 9th को मान लीजिए एम्पुला बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं आएगा स्पर्म, आएगा आएगा। 10, 11, 12, 13, 14 को सुबह सुबह जो है यहाँ एक जैसे ही पहुंचा है, बैठे हुए थे, अभी जिंदा थे, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसका मतलब ये, लेकिन 8वें दिन के स्पर्म यहाँ बैठे हैं इंतजार करते करते, तब तो अंडा बहुत लेट हो गया आने में, मर गया जब तक यहाँ पहुंचा। ऐसे आंखें खुली हैं, इंतजार की हद है ना, देर हो गई आने। तो ऐसा है भाई। अब ये है अनसेफ डेज, और बाकी सारे क्या है? तो सेफ ज्यादा हुए कि अनसेफ? अनसेफ कहाँ ज्यादा है, प्री में या पोस्ट में? प्री में ज्यादा है, ठीक है। पर ये तभी तक है जब तक साइकिल हो 28 दिन की। अब मान लो ये मेथड पता है उस लड़की के लिए तो बहुत अच्छा है जो फीमेल के अंदर साइकिल रेगुलर चलती हो 28 दिन की। प्रॉब्लम कब आएगी? जब साइकिल चल रही हो इरेगुलर। किसी महीने में वो फीमेल में 28 दिन का साइकिल चलता है, किसी महीने में 30 दिन का, किसी महीने में 25 दिन का ही। अब आप सपोज है ना, किसी एक ही फीमेल है जिसमें 28 डेज का भी साइकिल चलता है, कभी कभी 26 का भी चलता है, और कभी 24 का भी चलता है, नहीं कभी 30 का भी चलता है। तो ये देखो, ये मेरा पॉइंटर जो है ना, ये ओव्यूलेशन की डेट दिखा रहा है, 14th को ओव्यूलेशन होगा। लेकिन अगर इसी फीमेल में कोई साइकिल 26 डेज में ही खत्म हो जाए किसी महीने में, तो ये पॉइंटर किधर शिफ्ट होगा? और अगर इसी फीमेल में कोई साइकिल 30 डेज चल जाए तो? अब जितना ये पॉइंटर स्विंग होगा उतना ही ये जो अनसेफ डेज जो एरिया स्वीप कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना ऑसिलेशन का, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। टाइम पीरियड कम बच गया ना इधर सेफ डेज का। आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो अनसेफ का, सेफ का अपने आप कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हैज टू बी रिड्यूस्ड। एनीवेज, फिजिक्स में ना आते हम बायो में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी रेगुलर साइकिल्स होती है ना, सेफ पीरियड उतना बड़ा होगा। ये मैं अभी साबित करता हूँ। तो आखिर कैसे एक्चुअली साइंटिफिकली सेफ पीरियड पता लगा? जैसे मान लीजिए कोई कपल है, वो डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि हमारा सेफ पीरियड क्या होगा, विच इज सेफ फॉर अस। तो डॉक्टर उससे दो बातें पूछेगी कि आप ये बताइए कि आपके साइकिल जो है वो कितने दिन चलती हैं, और फीमेल से पूछेगी, और लास्ट 2, 4, 6, 8 महीने जब से आपको याद आ रहा है, आप याद करके बताइए कि आपकी साइकिल मिनिमम कितने दिन चली है और मैक्सिमम कितने दिन चली है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनिमम -18 टू मैक्सिमम -8 इज अनसेफ। तो अब वो फीमेल याद करके बताएगी कि वैसे तो डॉक्टर साहब 28 डेज का साइकिल चलता है, लेकिन उसे याद आ रहा है कि 2-3 महीने पहले एक बार एक साइकिल ना 27 डेज में भी खत्म हो गई। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक साइकिल जो है वो 29 डेज चल गई थी। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है ना। तो अब हमको 28 से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज से। और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे 27 - 18 से 29 - 29 - 8 तक अनसेफ। तो इस केस में ना 9th से 21st डे तक अनसेफ हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमने कितने दिन का वेरिएशन लिया? +- 1 डे। और जो हमारा सेफ पीरियड था ना, अभी देखो, अब दूसरी फीमेल के बारे में बात करते हैं जिसमें बहुत इरेगुलर साइकिल्स है। वो कहती है कि वैसे तो साइकिल 28 दिन की चलती है, पर एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक साइकिल ना 24 डेज में खत्म हो गई थी। और कभी कभी कोई कोई साइकिल ना तो 30 डेज भी चल जाती है, 32 डेज भी चल जाती है। अब ये इरेगुलर साइकिल्स हैं। तो इस फीमेल में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा?
24 माइनस 18 से 32 माइनस 8 तक अनसेफ होगा। तो इस केस में ना 6 से लेके और 24 तक अनसेफ हो गया। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो 6 से लेके और 24 तक अनसेफ, तो बस इतना सेफ पीरियड रह गया। तो जितनी इरेगुलर साइकिल होगी ना, अब देखो यहाँ पे हमने ना, यहाँ पे कितना था सेफ पीरियड। अच्छा, अब आइडियल सिचुएशन लेते हैं। कोई ऐसी फीमेल है जिसमें बस 28 दिन की साइकिल चलती है, कभी भी एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता, तो इस केस में 28 ही मिनिमम है और 28 ही मैक्सिमम है। तो 28 माइनस 18 से 28 माइनस 8, तो आइडियल सिचुएशन में 10 से 20, यानी कि आइडियल सिचुएशन में मैक्सिमम किसी भी फीमेल की साइकिल में जो अनसेफ डेज हो सकते हैं वो कितने होते हैं? 10। क्या ये बात समझ में आई? बस इतने ही अनसेफ होते हैं, 10 दिन। लेकिन एक दिन का वेरिएशन लिया अपन ने, यहाँ कितने आ गए अनसेफ डेज? 12 आ गए। और यहाँ देखो 6 से 24 कितने हो गए अनसेफ? 18 दिन अनसेफ हो गए। तो इसका मतलब द ड्यूरेशन ऑफ safe period in a female is directly proportional to the regularity of cycles। क्या ये बात समझ में आ रही है? the more regular is a female's menstrual cycle, the more regular is a female's menstrual cycle, the longer is her safe period. The more irregular is a female's menstrual cycle, the longer is her unsafe period, या the shorter is her safe period, है ना? तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। साइकिल्स अगर रेगुलर है तो सेफ पीरियड ज्यादा होगा, और अगर इरेगुलर है तो सेफ पीरियड जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये फैमिली प्लानिंग का मेथड उन्हीं फीमेल्स के लिए काम कर सकता है जिनमें साइकिल्स रेगुलर हो, और अक्सर कई फीमेल्स में साइकिल्स इरेगुलर होती हैं, तो ये मेथड भी फेल हो जाता है। लेकिन अभी हम कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स नहीं पढ़ रहे हैं। लिख के लेना, एक क्वेश्चन हर साल आता है कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स में, कम से कम एक दो भी आते हैं जनरली, है ना? तो वो हम देखेंगे। तो ये मैंने एक मेथड बता दिया वहां पे, उस वक्त हम सिर्फ इसको डिस्कस इतना नहीं करेंगे जितना अभी किया है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे साइकिल्स के बारे में। नाउ अगली चीज देखो भाई क्या है मॉड्यूल में। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पढ़ ली है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो भी हमने एक बार देख ली। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट बाकी था, नहीं हो गया था। तो मेरे ख्याल से अब हम एम्ब्रियोलॉजी या ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस पे बढ़ सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है, अब वो यहाँ पर दी हैं कि नहीं वो मैं पहले देख लूँ एक बार। चलो एनसीईआरटी का ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 106 खोलेंगे तो वहां पे आपको एक ग्राफ दिखेगा, और 104 पे भी एक ग्राफ दिखेगा, दिख रहा है? इन दोनों ग्राफ्स में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो रही है और बढ़ रही है, या हम जब लास्ट में एनसीईआरटी रीड करेंगे इसकी तब इसको कर लेंगे, ठीक है? अभी तो जो मैंने पढ़ाया था वही है सारा, इसमें कुछ नया नहीं है। उसी चीज को एक ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया, पर ये ग्राफ्स भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ बना होगा, आपको बताना होगा उस पे बेस क्वेश्चन। चलिए, अच्छा ऐसा, अरे किसी के पास मेरा मॉड्यूल वाला प्रिंट आउट थोड़ी होगा, है क्या? वही में कई एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैंने इसमें लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो लिख लेना। मुझे भी इतनी सारी बातें याद नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा एक और चीज होती है, अभी चीजें उसमें नहीं है एनसीईआरटी में, इसे कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, है ना? एस्ट्रस साइकिल चलती है नॉन प्राइमेट्स में, गाय बैल गधा घोड़ा, इनके अंदर साइकिल चलती है वो है गधी घोड़ी, है ना? उसमें चलती है, जो बैल में भी नहीं गाय में, तो वो है एस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में क्या फर्क है, ये बात जानने से पहले हम टाइप ऑफ ओव्यूलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक और बात बता दूं आपको,
आज के लेक्चर में से, मतलब आज के लेक्चर नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन नहीं आया हो, है ना। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, भले ही ये आपके मॉड्यूल में या एनसीईआरटी में नहीं होगा, पर क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, या हो सकता है जो अपने पास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में उसमें से आ जाए। तो मैं एस्ट्रस साइकिल के बारे में बता रहा था। तो इसके लिए हमें एक चीज समझ पड़ेगी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूलेटर्स इन हायर एनिमल्स लाइक द कॉर्डेट्स। तो दो तरह के ओव्यूलेटर्स होते हैं भाई, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स और दूसरे होते हैं इंड्यूस्ड। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, सुनी होंगी आपने, सुनिए कि नहीं सुनिए, सुनी ही नहीं है। अभी स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स क्या होता है, इनके अंदर है ना, इसका एग्जांपल है जैसे ह्यूमन, इनके अंदर ओव्यूलेशन की डेट फिक्स होती है, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, ओव्यूलेशन जब होना है तभी होगा। जैसे हमारे केस में साइकिल के बीच में, यानी कि 14th डे। तो कोपुलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर कोपुलेशन। नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं एक्चुअली यार नींद में हूं थोड़ा, है ना, थका हुआ हूं। फिर क्या बोल रहा था मैं, हाँ हाँ समझ गए। कोपुलेशन इज वैसे उल्टा भी सही है अगर आप सोचो। धीरे धीरे ट्यूबलाइट जल रही लोग। अच्छा, तो कोपुलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन, है ना। मतलब कोपुलेशन, ओव्यूलेशन तो होगा, चाहे कोपुलेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। जब ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटर्स, इनके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन की डेट फिक्स होती है, कोपुलेशन हो चाहे नहीं हो, ओव्यूलेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स। और दूसरा होता है इंड्यूस ओव्यूलेटर्स। इनके अंदर क्या होता है कि कोपुलेशन की वजह से फीमेल के अंदर जो एलएच सर्ज डेवलप होती है, वही इंडक्शन इफेक्ट देती है या इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। उसकी वजह से फीमेल में एलएच सर्ज डेवलप होती है, और कोपुलेशन के 12 से 24 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है, विद इन 12 to 24 आवर्स। तो कोपुलेशन की वजह से फीमेल में एलिसर डेवलप होती है और ओव्यूलेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे अदर मैमल्स। अभी अदर मैमल्स में गाय भैंस ये सब आते हैं ना, खरगोश। तो बताओ, सिंगल एक्ट ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट में प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स में या इंड्यूस? इंड्यूस में। क्योंकि स्पॉन्टेनियस में तो भाई अगर 14th डे के आसपास सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन इंड्यूस ओव्यूलेटर्स में तो क्या है कि जब यहाँ स्पर्म रिलीज होते हैं और जब तक यहाँ पहुंचेंगे एक दिन में, तब तक यहाँ एग भी पहुंच जाएगा। गाय ब्याह गई, एक बार क्रॉस कराया, उसी में प्रेगनेंसी हो गई। सुना नहीं सुना आपने? इंसानों में नहीं होता, जानवरों में एक बार क्रॉस कराते हैं प्रेगनेंसी अचीव हो जाती, क्योंकि वो जानवर क्या है, इंड्यूस ओव्यूलेटर्स। तो ये इसके बारे में बात हुई। नहीं होते इनमें जनरली, वो एक ऐसे डिजेनरेट हो जाते हैं ओवरी के अंदर। अगर कोई गाय कभी क्रॉस ही नहीं करेगी तो क्या होगा, उसके अंदर वो ओवरी में डिजेनरेट होते रहेंगे। एस्ट्रस साइकिल एक्चुअली कोर्स में नहीं है, मैं पढ़ा तो दूंगा, मतलब ऐसा एनसीईआरटी में नहीं, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वो सारे सवाल अब एस्ट्रस साइकिल के शुरू हो रहे हैं कि सर फिर तो मतलब हाँ, जानवर और डॉक्टर थोड़ी बनना अपने को। हाँ। तो एस्ट्रस साइकिल, चलो अच्छा पहले हाथ उठाओ, कितने लोग चाहते हैं एस्ट्रस साइकिल पढ़ा दूं? अब ऐसे तो पढ़ने आए वही बैठे हुए हैं यहाँ, इनको नहीं पढ़ना, उनको तो कुछ भी नहीं पढ़ना, वो पहले ही जा चुके हैं क्लास से। अच्छा तो पढ़ ले। तो हाँ, तो एस्ट्रस साइकिल हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स में चलती है और ये कैसे चलती है। अब एस्ट्रस साइकिल अगर देखें और एस्ट्रस एनिमल्स को हम देखें,
तो दो तरह के एस्ट्रस एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं मोनो एस्ट्रस और दूसरे होते हैं पॉली एस्ट्रस। दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, जानवरों में ना ब्रीडिंग सीजन होते हैं, ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में ही मेल और फीमेल, मौसम बदलता है तो उसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं और मेल और फीमेल में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन डेवलप होता है और वो पेयरिंग करते हैं और साथ में घूमते हैं और बाद में पॉपुलेशन होता है और वाइफ में, मतलब फीमेल जानवर में प्रेगनेंसी होती है। तो ब्रीडिंग सीजन में आपने सुना, ऐसे साल भर साथ में पेयरिंग में नहीं घूमते हो। ह्यूमंस में कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं है और शादियों के सावे चलते हैं वो नहीं है ना। तो लेकिन जानवरों में, गाय भैंसों में क्या ब्रीडिंग सीजन होते हैं, अदर एनिमल्स में भी, शेर, आप अक्सर जू वगैरह जाते होंगे तो वहां लिखा रहता है कि इस जानवर का ब्रीडिंग सीजन इस महीने से इस महीने तक होता है, समर का और विंटर का। क्योंकि क्या होता है, कई जानवरों के साल में एक से ज्यादा ब्रीडिंग सीजन होते हैं। समर का प्रजनन काल अलग है और विंटर का जो प्रजनन काल है, ब्रीडिंग पीरियड है, वो अलग है। देखा कभी जू में लिखा रहता है ब्रीडिंग पीरियड? अच्छा, किसी जानवर का साल में एक ही ब्रीडिंग सीजन होता है, किसी जानवर का साल में एक से ज्यादा दो दो ब्रीडिंग सीजन भी हो सकते हैं। लेकिन सुनिए, मोनोएस्ट्रस या पॉलीएस्ट्रस का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उस जानवर के साल में कितने ब्रीडिंग सीजन है, एक है या दो है। लेकिन अगर एक ब्रीडिंग सीजन में एक ही साइकिल चलती है, ओनली वन साइकिल इन वन ब्रीडिंग सीजन, समझ रहे हैं बात को, तो ये जानवर क्या कहलाएगा? मोनोएस्ट्रस। लेकिन अगर साल में ब्रीडिंग सीजन चाहे एक हो चाहे दो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ब्रीडिंग सीजन में अगर एक ही साइकिल चल रही है तो ये मोनोएस्ट्रस है। और अगर एक ब्रीडिंग सीजन में एक से ज्यादा साइकिल चल रही हैं, मतलब दो चल रही हैं या तीन चल रही हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? पॉलीएस्ट्रस। अब सीधी सी बात यह है कि दूसरी साइकिल तभी चलेगी जब पहली में प्रेगनेंसी नहीं हुई हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, सेकंड में सेकंड थोड़ी देगा, थोड़ी जानवरों के इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा दे रहे हैं, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर प्रेगनेंसी होगी तो सेकंड नहीं होगी, सेकंड में होगी तो थर्ड में चलेगी। तो पॉलीएस्ट्रस है जिसमें अटेम्प्ट लिमिट ज्यादा है, तीन तीन अटेम्प्ट है, यहाँ पर एक सीजन में एक ही है ना। तो ओनली मोर देन वन साइकिल पर ब्रीडिंग सीजन और ओनली वन साइकिल पर ब्रीडिंग सीजन। तो इस हिसाब से हमने जानवरों को कैटेगराइज किया है, कई जानवर मोनोएस्ट्रस है, कई जानवर पॉलीएस्ट्रस है, आपको पुराने मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे लिखे हुए। अब क्योंकि जनरली ये कम आता है तो हमने इसको हटा दिया, लेकिन आप फिर भी सकता है, अच्छा कि आपने बोल दिया पढ़ा दो। तो कल कहते कि यार आपसे पढ़े हुए आपने भी सर नहीं पढ़ाया, और तो लोगों ने नहीं पढ़ाया, आपने तो, आपको तो पढ़ाना चाहिए। तो ये आ सकता है, इसलिए हम देख रहे हैं इसको। तो ये पॉलीएस्ट्रस और मोनोएस्ट्रस है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि प्राइमेट्स में भी ना, मंकी फैमिली में भी लाल मुंह के बंदर, एप और मैन, इन्हीं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जो काले मुंह के बंदर होते हैं ना, उनमें, और उसके नीचे के सारे जानवर जो प्राइमेट या गाय बैल कुत्ता, उनमें कौन सी चलती है? एस्ट्रस। तो अभी क्या होता है कि इनमें ना मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस होता है। अच्छा, एस्ट्रस साइकिल जो एनिमल्स होते हैं, ये होते हैं इंड्यूस ओव्यूलेटर्स, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एनिमल्स क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स। ह्यूमन, एप और लाल मुंह के बंदर, है ना, ये लोग इंड्यूस नहीं, ये स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स है। और इनमें कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इंड्यूस ओव्यूलेटर्स होते हैं। तो हम एक एस्ट्रस साइकिल देख लेते हैं यहाँ, और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम एक काम करते हैं, एक ऐसे जानवर की एस्ट्रस साइकिल पढ़ते हैं जिसका साल में सिर्फ एक ही ब्रीडिंग सीजन है, और उस एक ब्रीडिंग सीजन में कितनी साइकिल चलेंगी बोलो? एक ही साइकिल चलेगी बस। तो इसको पढ़ लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एस्ट्रस साइकिल के एक ऐसे जानवर की एस्ट्रस साइकिल पढ़ रहे हैं जिसका साल में सिर्फ एक ही ब्रीडिंग सीजन है और उसमें एक ही साइकिल चलेगी। और ये ब्रीडिंग सीजन मैं ले लेता हूं, सपोज जनवरी फरवरी मार्च, यानी 1 जन से 31 मार्च। इसमें अगर फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर इस साल प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन है सपोज। तो इसमें ना कुछ फेजेस होते हैं, एक होता है एनेस्ट्रस, सर एक होता है प्री एस्ट्रस, एक होता है एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस और एनेस्ट्रस।
अच्छा, जानवरों के अंदर भी साइकिल चलने का रीजन वही है कि बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो साइकिल रुक जाएगी, है ना, नहीं तो साइकिल के एंड में सारी तैयारियां उजाड़ दी जाएंगी। तो सपोज ब्रीडिंग सीजन शुरू हुआ है इस जानवर का, पेरीमेट्रियम और ये लेयर जो है भाई ये मायोमेट्रियम है, और ये अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, ये देखिए एंडोमेट्रियम को स्ट्रेटम बेसिलिस भी कहा जाता है। हमारे केस में हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम। बाकी जानवरों के केस में एंडोमेट्रियम का नाम होता है स्ट्रेटम बेसिलिस या बेसेल, ठीक है। अब होता क्या है, प्री एस्ट्रस 1 मार्च से 1 जन से शुरू हुआ प्री एस्ट्रस, 1 फेब तक मान लीजिए प्री एस्ट्रस ही चलेगा। इस दौरान हाइपोथैलेमस से पीरियड पे जीएनआरएच गिरता है, पीरियड से एफएसएच निकलता है, एफएसएच जब ओवरी पे गिरता है तो कोई प्राइमरी फॉलिकल किसमें डेवलप होने लगती है, ग्राफियन फॉलिकल में, और उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, ईस्ट्रोजन। लेकिन अभी ईस्ट्रोजन ज्यादा नहीं निकल रहा है क्योंकि हो रही है डेवलप धीरे धीरे, तो इसको नाम लो ईस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं। पर इस लो ईस्ट्रोजन फेज में भी एक चेंज आता है, वही है कि स्ट्रेटम बेसिलिस में सेल डिवीजन होने लगता है और एक एडिशनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम यहां पर बनने लगती है। इसका नाम होता है स्ट्रेटम फंक्शनल, जिसको हमने ह्यूमन में क्या कहा था, डेसिडुआ। चीज वही है, थोड़ा सा बस एक आध चीज का फर्क है, ये बनने लगती है। इम्प्लांटेशन यही तो होना है, तो इम्प्लांटेशन की तैयारी हो रही है, इसलिए डेसिडुआ बन रही है। ऐसा करते करते 1 फेब आ गया, अब शुरू हो गया एस्ट्रस फेज। अभी एस्ट्रस फेज में क्या होता है, फॉलिकल पूरी बन चुकी है, ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है तो उससे खूब सारा एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, तो ये भैया हाई एस्ट्रोजन फेज है और जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रेटम बेसेल में, और थिक हो रही है। और एस्ट्रोजन के बढ़ते हुए लेवल की वजह से ही फीमेल में मेल की तरफ अट्रैक्शन भी डेवलप होता है। इसे कहते हैं हीट कंडीशन। तो हीट कंडीशन की वजह से फीमेल अलाउज द मेल टू कोपुलेट, और हीट कंडीशन की वजह से होता है कोपुलेशन। और कोपुलेशन होने की वजह से, क्योंकि ये जानवर इंड्यूस ओव्यूलेटर है, तो कोपुलेशन होने की वजह से इस फीमेल के अंदर क्या डेवलप होती है, एलएच सर्ज, और कोपुलेशन के 1-2 दिन के अंदर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। तो हीट कंडीशन, कोपुलेशन, एलएच सर्ज और ओव्यूलेशन। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। ज्यादा चांसेस किसके हैं, होगी। तो होगी तो क्या होगा, इस एग यहाँ पहुंच गया है, स्पर्म भी यहाँ आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे, 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा और साइकिल जो है वो मेटा एस्ट्रस फेज में रुक जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हमको साइकिल पूरी पढ़नी है तो ये मान के पढ़ना पड़ेगा कि अगर किसी कारण से प्रेगनेंसी नहीं हुई, हीट कंडीशन हुई, कोपुलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन कैच छूट गया, सिलोम में जो एग था वो कैच ड्रॉप हो गया, बताया था नहीं बताया था, तो मान लेते हैं कैच छूट गया, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पर्म यहाँ आए, यहाँ एग पहुंचा नहीं था, मर गए, तो वैसे तो साइकिल मेटा एस्ट्रस में रुक जाती है। और ब्लड में कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बोलो, प्रोजेस्टेरॉन। साइकिल कहां रुक गई, मेटा एस्ट्रस में, है ना, और प्रेगनेंसी चालू हो गई। लेकिन हमको पूरा पढ़ना है साइकिल, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर किसी कारण से स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाए तो क्या होगा। अरे नहीं कर पाए, कैच छूट गया, तो भी अगले 7-8 दिनों तक ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा मेटा एस्ट्रस फेज में। क्यों बढ़ेगा, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इम्प्लांटेशन तो 7 दिन बाद होता था ना, 7 से 9 दिन बाद दूसरे जानवरों में, तब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे जीनाज गिराता रहेगा। उसको थोड़ी पता है कि अंडा मर गया, पीरियड से एलएच निकलता रहेगा, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम पे गिरता रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगी और क्या सेक्रेट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, 7-8-9 दिनों तक। और इसकी वजह से मेटा एस्ट्रस फेज में स्यूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम आएंगे। आप कहोगे ये क्या होता है, तो थोड़ी देर के लिए हम एस्ट्रस साइकिल को रोकते हैं और मैं आपको एक बात पढ़ाता हूँ। इसे कहते, ये आपके कोर्स में है डायरेक्टली, मॉर्निंग सिकनेस। क्या होता है, आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद उनको उल्टियां आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, जी मिचला रहा है, सुबह सुबह ज्यादा होता है, खट्टा खाने का मन कर रहा है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि दरअसल प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन। और इतना प्रोजेस्टेरॉन उस फीमेल ने कभी झेला नहीं है पहले अपनी लाइफ में, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चला जाएगा तो उसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग सिकनेस, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड। और ये पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा रहता है,
मतलब पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के उल्टी आना, चक्कर आना, हाँ जी मिचलाना। तो लेकिन दूसरा ट्राइमेस्टर आते आते क्या होता है, बॉडी को आदत हो जाती है इतने ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन की, है ना। तो फिर ये सब चीजें आना, ऐसा नहीं होता कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल उल्टियां करती रहती है, पहले 3 महीनों में ये चीज ज्यादा हो रही है। रीजन समझ में आया आपको? क्योंकि आदत नहीं थी इतने प्रोजेस्टेरॉन की, फिर बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, तो अगले सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सब प्रॉब्लम्स इतना नहीं रहती। तो दीज आर नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। क्वेश्चन आएगा मॉर्निंग सिकनेस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच हार्मोन, आपको आंसर लगा के आना है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रेगनेंसी के सिम्टम। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी देखो स्यूडो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, हालांकि अंडा मर चुका है, लेकिन अभी 7-8 दिन तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा ना। तो 7-8 गाय को बैल से क्रॉस कराया था पशुपालक ने, कैच छूट गया, उसको थोड़ी पता है कैच छूट गया। उसको जानवर के अंदर 8-9 दिन तक सिम्टम भी ऐसे आ रहे हैं जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई हो, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। तो 7-8 दिन तक स्यूडो प्रेगनेंसी सिम्टम आएंगे, उस जानवर के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो गया ना, पशुपालक जो है वो भ्रमित हो जाएगा। गाय में सिम्टम्स आ रहा है, उसको लग रहा है गाय ब्याह गई, गाय बछड़ा देगी, अब गाय को उल्टी आ रही, गाय को चक्कर आ रहे हैं, गाय का जी मिचला रहा है, गाय घास के साथ अचार और दही बड़ा मांग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बछड़ा देने वाली है। लेकिन थोड़े दिन में क्या होगा, थोड़े दिन में सब 7-8 दिन बाद, 9 दिन बाद इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, सेठ जी नाराज हो गए, तनख्वाह बंद पिट्यूटरी की। तो 7-8 दिन की स्यूडो प्रेगनेंसी है, लगे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। जानवर में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो प्रेगनेंसी। तो अब स्यूडो प्रेगनेंसी 8-9 दिन तक रहेगी, उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे जीएनएच गिरना बंद कर देगा, पिट्यूटरी से एलएच निकलना बंद हो जाएगा, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम पे नहीं गिरेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम मरने लगेगी, और क्योंकि इसके पास तो एक ही अटेम्प्ट था, अब इस साल ये जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगी। मान लीजिए 1 जनवरी से 1 फेब तक प्री एस्ट्रस था, 1 फेब से 1 मार्च तक ये रहा, अब 1 मार्च से 20 मार्च तक या 15 मार्च तक, जो भी मानो आप, 31 मार्च मान लो यार, वो ये रहा। अब 31 मार्च से अगले साल की 1 जनवरी तक ये जानवर किसमें रहेगा, एनेस्ट्रस में, जिसके दौरान ये कॉर्पस लूटियम मर जाएगी, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और स्टेटम बेसिलिस में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, वो स्टेटम फंक्शनल को खा खाकर खत्म कर देंगे, यही एक फर्क है। खाकर खत्म करना मतलब समझते हैं, ब्लीडिंग नहीं होगी, एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि बेसिलिस के सेल्स फंक्शनल को खाकर खत्म कर देंगे, एंडोमेट्रियम पतली हो जाएगी। ये सब चेंजेस धीरे धीरे यहाँ होते रहेंगे। मेमोरी ग्लैंड भी रिग्रेस हो जाएंगे, जो डेवलप हो रहे थे एस्ट्रोजन के इफेक्ट में, थोड़े से सारे चेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं एनेस्ट्रस। और अब ये जानवर अगले साल फिर उसमें जाएगा। तो ये तो था मोनोएस्ट्रस। फटाफट है ना, अभी इसमें काम करता हूँ, इसी साइकिल पे पॉलीएस्ट्रस। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है बिच, फीमेल डॉग। अभी सिर्फ उसी के अंदर ना ब्लीडिंग होती है, हालांकि साइकिल कौन सी चलती है उसमें, एस्ट्रस, लेकिन उसमें ब्लीडिंग होती है। बाकी किसी भी जानवर के अंदर जिनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है, उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, बेसिलस ही फंक्शनल को खाकर खत्म कर देती है। ठीक है, अब ये तो थी मोनोएस्ट्रस जानवर की एस्ट्रस साइकिल। फटाफट इसमें पॉलीएस्ट्रस देखते हैं, और एक ऐसा जानवर लेते हैं जिसका साल में एक ही ब्रीडिंग सीजन है, और वो भी अपन यही ले लेते हैं, क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन इस बार इस एक ब्रीडिंग सीजन में एक साइकिल नहीं चलेगी, एक से ज्यादा चलेंगी, लेकिन दूसरी तभी चलेगी जब पहली में प्रेगनेंसी, तीसरी तभी चलेगी जब दूसरी में, और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एक में भी नहीं होती अगर तीनों में से, तो क्या होगा। अब ये सारे फेजेस बड़े छोटे छोटे होंगे, एक एक वीक के होंगे, समझ में आ रही नहीं आ रही, तो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट जन से यहां लिखता हूं ऐसे ना, अब जैसे पहली साइकिल चल रही है पॉलीएस्ट्रस एनिमल की, प्री एस्ट्रस फेज, 1 जनवरी से मान लीजिए 8 जनवरी तक, इसके दौरान प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में बदली, और बेसिलस ने क्या बनाया, फंक्शनल। अभी 8 जनवरी से 15 जनवरी तक खूब सारा एस्ट्रोजन रिलीज हुआ,
क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल बन चुकी है, हीट कंडीशन डेवलप हुई, कोपुलेशन हुआ, कैच छूट गया, ओव्यूलेशन हुआ लेकिन कैच छूट गया, प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये कौन सा फेज आ गया? सीडो प्रेगनेंसी का। थोड़े दिन लगा कि इस बार के सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं, क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी हो जाए ना, लेकिन नहीं हुई है ना। इसके बाद क्या होगा? अगला 22 जनवरी से 1 फरवरी तक कौन सा फेज? इस बार इसको बोलेंगे डायस्ट्रस, नाम याद रख लेना बस इतना सा, ये कहलाता है डायस्ट्रस। इसके दौरान कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाएगी? कॉर्पस एल्बिकेंस में, और बेसिलिस फंक्शनल को खाकर खत्म कर देगी। अब दूसरा अटेम्प्ट 1 फरवरी से 8 फरवरी तक, फिर एक बार एक और प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल रही है? ग्राफिन फॉलिकल में, प्री एस्ट्रस, फिर बेसिलिस क्या बना रही है? फंक्शनल। अब 15 फरवरी से 8 फरवरी से 15 फरवरी, ठीक है, फिर एक बार एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, हीट कंडीशन डेवलप हो रही है, 8, 9, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12, 13, 14 फरवरी। तो इस तरह से दिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर एक बार हीट कंडीशन, कोपुलेशन, ओव्यूलेशन, लेकिन फिर कैच छूट गया, बजरंग दल वाले आगे डंडा मार के भगा दिया सब। 14 फरवरी क्या आया, तो फिर कैच छूट गया, ठीक है। और 14 फरवरी से 21 फरवरी तक फिर एक बार मेटाएस्ट्रस, 21 फरवरी से 28 फरवरी तक फिर एक बार डायस्ट्रस। समझ में आई बात? अब थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, फिर 1 मार्च से 8 मार्च, 8 मार्च से 15 मार्च, फिर हीट कंडीशन, कोपुलेशन, ओव्यूलेशन, फिर पड़ गया, फिर कैच छूट गया, फिर 15 मार्च से 22 मार्च तक फिर एक बार सीडो प्रेगनेंसी के बाद, इस बार 22 मार्च से सारी तैयारियां उजड़ेंगी, और अगले साल की 1 जनवरी तक क्या होगा बोलो? एनेस्ट्रस। दोबारा पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना बताना था कि एक पॉलीएस्ट्रस जानवर और एक मोनोएस्ट्रस जानवर में क्या फर्क है। एक पॉलीएस्ट्रस जानवर में एक ब्रीडिंग सीजन की आखिरी साइकिल और दूसरे ब्रीडिंग सीजन की पहली साइकिल के बीच के इंटरफेस को तो हम एनेस्ट्रस कहते हैं, लेकिन एक ही ब्रीडिंग सीजन की 2 साइकिल्स के बीच के इंटरफेस को क्या कहा जाता है? डायस्ट्रस। तो पॉलीएस्ट्रस जानवर में एक ही ब्रीडिंग सीजन की 2 साइकिल्स के बीच के इंटरफेस को डायस्ट्रस कहते हैं, और एक ब्रीडिंग सीजन की लास्ट और अगले ब्रीडिंग सीजन की फर्स्ट के बीच को क्या कहते हैं? एनेस्ट्रस। लेकिन मोनोएस्ट्रस जानवर में तो डायस्ट्रस ही एनेस्ट्रस है, क्योंकि उसके अंदर तो दोनों एक ही है ना, खत्म हो गया। तो हमने एस्ट्रस साइकिल पढ़ ली है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि पूरी तरह नहीं खाते, काफी हद तक डैमेज हो जाती है, फिर रीग्रो करने लगती है। तो ये कहना गलत होगा कि पूरी खत्म जाएगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसको दोबारा बनेगी। अब इसने एक बहुत वाजिब सवाल पूछ लिया। अब मान लो कोपुलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब हीट कंडीशन डेवलप हुई, कोपुलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा ना, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, और उसके बाद सप्रेशन। नहीं आई बात समझ में? ओव्यूलेशन नहीं होगा, सब कुछ सप्रेस हो जाएगा, फिर अगले साइकिल, फिर हीट कंडीशन, फिर निगेटिव फीडबैक, क्योंकि अगर कोपुलेशन नहीं हुआ तो एलएस, मतलब एलएस यहाँ पे एलएसएस नहीं डेवलप होगी ना, तो इस तरह से ही चलता है। चलो भाई, तो ये तो हमने ना इसके बारे में बात कर ली, एस्ट्रस साइकिल। अब मैं वापस आ रहा था और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के बीच में कुछ डिफरेंसेस है मैं बता रहा हूँ। हो गया, आगे बढ़े? चलिए, तो अगर हम देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल में डिफरेंस क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स, एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एट एंड ऑफ साइकिल ब्लीडिंग ऑकर्स, और यहां पे ब्लीडिंग डज नॉट ऑकर।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली, जबकि एस्ट्रस साइकिल ऑपरेट्स इन ब्रीडिंग सीजन ओनली। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स। एस्ट्रस साइकिल के एनिमल्स क्या होते हैं? इंड्यूस ओव्यूलेटर्स। फ्रॉग जो है ना, फ्रॉग, वो भी एक इंड्यूस ओव्यूलेटर है, जिसे हम रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोपुलेशन के तुरंत बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। कोपुलेशन तो होता है, और इस कोपुलेशन को कहा जाता है फॉल्स कोपुलेशन, एम्प्लेक्सस। कभी वर्ड सुना है? तो एम्प्लेक्सस मतलब फॉल्स कोपुलेशन, जिसमें मेल और फीमेल एक दूसरे को ग्रिप तो करते हैं, लेकिन मेल अपना जो स्पर्म है वो कहाँ रिलीज करता है? बाहर। और उसी वक्त फीमेल भी अपने एग्स कहाँ रिलीज करती है? बाहर। और पानी में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो फिर पानी में डेवलप होता है। ठीक है, तो ट्रू कॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ट्रू कॉपुलेशन इज एन एडॉप्टेशन फॉर टेरेस्टेरियल मोड ऑफ लाइफ। याद है आपको? चलो, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए। अगली बात जो मैं यहां बताऊंगा, गेस्टेशन पीरियड। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, लाइफ उसी दिन शुरू हो जाती है, और फिर जब तक ये बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक वो पूरा गेस्टेशन पीरियड कहलाएगा। अच्छा, जितना बड़ा जानवर होता है ना, उतना ही बड़ा उसका गेस्टेशन पीरियड होता है। तो जमीन पे रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा गेस्टेशन पीरियड किसका है बोलो? एलिफेंट का, 22 मंथ्स। याद रखना। कुछ वर्ड्स दिए हुए आपको, मीनार की बता दी थी मैंने, एस्ट्रस साइकिल बता दी है, गायनेकोमास्टिया समझते हैं आप? बता रखा है। एमिनोरिया, ये वर्ड्स याद रखना, ये आएंगे कोई नीट में, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में तो नहीं है ये। एमिनोरिया सुना है कभी? मतलब साइकिल्स नहीं चल रही हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एमिनोरिया पता है, वो लड़कियों के लिए यूज नहीं करते तो अभी छोटी हैं, यानी 12-13 साल मीनार की से पहले की हैं, उनमें तो सभी में एमिनोरिया है ना। लेकिन जब आपका फर्टाइल पीरियड शुरू हो चुका है और फिर आपको एमिनोरिया हो गया, तो ये मतलब पीरियड्स रुक गए हैं, साइकिल रुक गई है किसी रीजन की वजह से, दैट इज नोन एज एमिनोरिया। तो इन अ फर्टाइल फीमेल, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमिनोरिया? अब जैसे एमिनोरिया तो बहुत वजह से हो सकता है। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, पॉलिसिस्टिक ओवेरीज, ओवेरियन प्रॉब्लम्स सुनी होंगी आपने, है ना, पीसीओडीज हो गया, कोई ओवेरियन प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, थायरोक्सिन की कमी, विटामिन डेफिशिएंसी, हजारों रीजन होते हैं साइकिल पीरियड्स नहीं आने के किसी भी फीमेल में। ये पीरियड आना है तभी 10 दिन ऊपर हो गए, नहीं आए। लेकिन नीट में क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमिनोरिया इन अ फर्टाइल फीमेल? तो आंसर क्या लगाएंगे? प्रेगनेंसी। समझ में आई बात? एक फर्टाइल फीमेल में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एमिनोरिया इज प्रेगनेंसी। चलिए, तो हिस्टेरेक्टोमी समझते हैं? हिस्टेरो मतलब यूट्रस, एक्टोमी मतलब कट एंड रिमूव। ऊपरेक्टोमी से बता दिया मैंने आपको, ओव्यूलेटर्स भी बता दिए हैं, वासेक्टोमी भी बता दिया था ना। दोनों फेलोपियन ट्यूब काट दी जाएं और काट कर बांध दी जाएं, इसे कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या करते हैं? वास डिफरेंस दोनों काट के बांध देते हैं, मेल में करी जाती है। ट्यूबेक्टोमी में दोनों फेलोपियन ट्यूब काट के बांध देते हैं, ये करी जाती है फीमेल में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो वासेक्टोमी में तो स्पर्म को एग से मिलने से रोकते हैं, है ना। वासेक्टोमी में हम कौन सी प्रोसेस रोक रहे हैं बोलो? सीमन में स्पर्म नहीं होंगे ना, तो हम कौन सा प्रोसेस रोक रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या कर रहे हैं? अरे स्पर्म को ही एग से मिलने से रोक रहे हैं, सेम आंसर आएगा। नहीं आई बात समझ में? दोनों ही प्रोसेस में हम फर्टिलाइजेशन ही तो रोक रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिए। ट्यूबेक्टोमी के बाद अगर वाइफ में ट्यूबेक्टोमी कर दी गई है, तो इसके बाद उसमें क्या होगा? आप मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। आफ्टर ट्यूबेक्टोमी व्हाट हैपेंस इन अ फीमेल? क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों तरफ की एक काट के बांध दी है, तो अब बताओ,
what will happen after tubectomy in a female? क्वेश्चन समझ में आ गया? Menstrual cycles will stop. True या false? False. Ovulation will not occur. False. There will be fall in the level of estrogen and progesterone. क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहां से थोड़ी निकलते हैं, वो तो वेन से निकलते हैं. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस विल स्टॉप. फॉल्स. फॉल्स. गैमेटोजेनेसिस होता रहेगा. ओव्यूलेशन विल नॉट ऑकर. फॉल्स. आफ्टर ट्यूबेक्टोमी the female can never become a biological mother. False. यही तो क्वेश्चन था. कुछ नहीं हुआ, उसका एग निकालो और इम्प्लांटेशन यही कर दो. ये आएगा क्वेश्चन नीट में, तो सब आपको पता है. नया क्वेश्चन आता है नीट में हर बार. अभी भी वो बायोलॉजिकल मदर बन सकती है, उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. खुद ही अपना बच्चा पैदा करेगी, किसी और के सरोगेट की भी जरूरत नहीं है. नहीं आ रही बात समझ? अरे भैया, स्पर्म यहां से आगे नहीं जा पा रहा था, एग यहां से नहीं जा पा रहा था, तो क्या हुआ? हजारों तरीके हैं इनको मिलाने के. एक तरीका बंद कर दिया, कोई हो सकता है? हाँ. लाख पैरे बिठा लो, चाहे मिलने से नहीं रोक सकते हो तुम. चलो ये बंद कर दिया, क्या हो गया इससे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ARTs पढ़ेंगे ना. दोनों बाहर मिला दिया कहीं, यहाँ नहीं मिलने दे रहे, चलो इधर भी निकालो, इसके बाहर मिलो, फिर यहीं पे इम्प्लांट कर दो, तो बनेगी. ट्यूबेक्टोमी के बाद भी बायोलॉजिकल मदर तो बनेगी. तो आफ्टर ट्यूबेक्टोमी क्या होगा? ट्रू फॉल्स चल रहे थे ना आपने, 2-3 और पूछ लूं. मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विल स्टॉप. फॉल्स. ओवेरियन साइकिल विल स्टॉप. फॉल्स. सब कुछ जैसा है. ब्लीडिंग एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप. फॉल्स. वो भी होगी. कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन विल नॉट ऑकर. इन वाइवो फर्टिलाइजेशन विल नॉट ऑकर. इन विट्रो तो फिर भी हो सकता है ना. तो मैं तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन दूंगा, फिर कहोगे पेपर हार्ड दे दिया. तो कहूंगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विल नॉट ऑकर, आप जल्दी में लगा दोगे हाँ ये नहीं होगा. इन विट्रो तो फिर भी हो सकता है. इन वाइवो विल नॉट ऑकर, एक वर्ड होगा इधर से उधर. पेपर ही नहीं हो रहा है तो अच्छे क्वेश्चन तो भूल जाओ आप. तो होगा होगा होगा, कोई बात नहीं. आप तो अपने हिसाब से खुद प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो ना. चलिए. हाँ चलो भाई. अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी आता है. तो इन ए फीमेल आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी, एम्स का क्वेश्चन, यूट्रस निकाल दिया एक फर्टाइल, एक 25 साल की लड़की थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके यूट्रस में, हमने यूट्रस काट के निकाल दिया, जरूरी था निकालना. आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी व्हाट विल हैपन इन दिस फीमेल? मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी, देयर विल बी फॉल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल. फॉल्स है ना. ओवेरियन साइकिल्स विल स्टॉप. मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप. ट्रू. यही था क्वेश्चन. मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब होता है ब्लीडिंग होना. ब्लीडिंग कहां से होगी? यूट्रस ही नहीं है. ब्लीडिंग तो यूट्रस से होती है. हार्मोन के लेवल बढ़ेंगे लेकिन कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो, अरे यूट्रस ही नहीं है ना, तो फिर कम हो जाएंगे. ओव्यूलेशन होगा, कम हो जाएंगे. नहीं आ रही बात समझ? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, लेकिन ओवेरियन साइकिल्स चलेंगी, हार्मोनल साइकिल्स चलेंगी. एम्स का क्वेश्चन है, अब एम्स होता ही नहीं अलग से. कल क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं भाई. एक क्वेश्चन है ये जो AIR 100, टॉप 100 और टॉप 10,000 में डिफरेंस क्रिएट कर देगा. 5 नंबर है ना. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फिर रुक जाएंगी क्योंकि यूट्रस ही नहीं है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल नहीं रुकेगी. यहां तक कोई डाउट? मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि यही एक क्वेश्चन आपको टॉपर बना सकता है. बाकी तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो आते हैं, सभी लगा के आएंगे. चलो, तो ऐसे तो बहुत समय हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं. और जो आगे पढ़ रहे थे उस पर एक चीज होती है हर्माफ्रोडाइट. सुना है कभी? क्या होता है हर्मा? अच्छा, मैंने बता दिया था ये. हर्माफ्रोडाइट कितने लोगों ने सुना है? तो बताओ फिर हर्माफ्रोडाइट को हर्माफ्रोडाइट क्यों कहते हैं? ग्रीक और लैटिन पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत. हर्मिस प्लस एफ्रोडाइट. हर्मिट क्रैब सुना है? नहीं सुना. हर्मिस, अच्छा, क्या गॉड ऑफ लव एंड गॉडेस ऑफ ब्यूटी. एफ्रोडाइट तो सुना ही होगा. सीरियसली क्या बात करते हो?
गॉडेस ऑफ एफ्रोडाइट। अरे किसी भी लड़की की जब बहुत ज्यादा तारीफ करनी तो यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो उसको बोलते हैं यू लुक लाइक एफ्रोडाइट। कभी, हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये एफ्रोडाइट मींस द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी। नहीं सुना कभी ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट? तो एक्चुअली क्या था, हर्मिस, ये क्यों लिख रहा है? हाँ ये लिख लेता हूं, इतनी देर से सब सुनने जा रहा है अगर ये लिख। हाँ तो अब सुनो, हर्मिस गॉड ऑफ लव एंड एफ्रोडाइट गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो ग्रीक हर्माफ्रोडाइट क्यों नाम रखा कि पुराने जमाने में क्या था कि सारे गॉड लोग ना परेशान हो गए थे हर्मिस और एफ्रोडाइट से, तो इनसे परेशान होके, गॉड ऑफ लव और गॉडेस ऑफ ब्यूटी से इनसे परेशान होके श्राप दे दिया भगवान लोग ने इनको कि जाओ तुम दोनों एक ही शरीर में कैद हो जाओ। तो एक ही शरीर में दोनों कैद हो गए। जैसे हिंदू धर्म में हमारे एक परिकल्पना है भगवान शिव की, अर्धनारीश्वर, सुना होगा आपने, मेल एंड फीमेल, देखा कैलेंडर में फोटो होती है ना। तो इफ इन द सेम बॉडी मेल एंड फीमेल बोथ आर ट्रैप्ड, या दोनों एक ही शरीर में आ गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर्मोफ्रोडाइट, हर्मिस प्लस एफ्रोडाइट। क्रिप्टोमिनोरिया, क्रिप्टो मतलब समझते हैं आप, हिडन, मिनोरिया ब्लीडिंग। तो अगर किसी को इतनी कम ब्लीडिंग हो रही है कि वो विजिबल नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिप्टोमिनोरिया। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, सुना है टर्म? अगर किसी में मीनार्की समय से पहले आ जाए, ये सब पता होने चाहिए टर्म, भले ही आपको कहीं दिखे हुए ना मिले। समय से पहले मीनार्की आ जाए, पीरियड्स 8 साल में शुरू हो जाता है कभी कभी, किसी में सुना होगा, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाएगा। फिर डिसमिनोरिया, अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है ब्लीडिंग के दौरान। मिनोरेजिया, अगर ब्लीडिंग जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 80 ml से भी ज्यादा, 100 ml से भी ज्यादा। पॉलीमिनोरिया, बार बार बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, 12 15 दिनों में। साइकिल बहुत छोटी रह गई है। अगला सवाल, ये रेगुलर साइकिल है ना, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, ऐसे ब्रेक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं उसको, साइकिल ही टूट गई। भूल जाऊंगा कुछ ना कुछ ये सारी बातें। अच्छा एक और सवाल पूछता हूं। एक कोबरा में, इन ए फीमेल कोबरा, नागिन है ना, what will be found in ovary after ovulation? सवाल समझ में आया? ओव्यूलेशन के बाद इसकी ओवेरी में क्या मिलेगा? ऑप्शंस हैं प्राइमरी, सॉरी ऑप्शंस हैं ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, प्राइमरी फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, नन ऑफ दीज। कितने लोग कहते हैं फर्स्ट ए? हाथ उठाओ, नहीं तो जो हाथ नहीं उठाएगा पकड़ लूंगा उसको। बी, सी, डी। आंसर डी है। क्यों? अरे क्योंकि सुनो सुनो, क्यों? क्योंकि एक बात सुनो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो क्या सिक्रीट करती हैं? ईस्ट्रोजन। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करती है? प्रोजेस्टेरॉन। ये सब किस लिए होता है बोलो? प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ओनली विविपेरस मैमल्स। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन आएगा, मुर्गी की ओवेरी के अंदर ओव्यूलेशन के बाद कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का या प्रोजेस्टेरॉन का? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होती है क्या मुर्गी में? नहीं बढ़ेगा, ओविपेरस है ना मुर्गी। आ रही बात समझ में? तो एक ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब किसमें पाए जाते हैं? विविपेरस मैमल्स में। अच्छा, कभी भी है ना, एक प्रेगनेंसी के चलते दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होती। ध्यान से सुनना, सब सब क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें एक तो है ना 6 महीने का बच्चा और एक 3 महीने का है। 6 महीने पहले एक बच्चे की डिलीवरी करा के 3 महीने बाद फिर आगे एक उसकी भी कर दो, एक और डिलीवरी हुई। दो भाई बहनों में या दो भाइयों में या दो बहनों में यार कम से कम 11-12 महीने का अंतर तो होता ही है। ऐसा नहीं होता कि ये दोनों बस 3 महीने का फर्क है इन दोनों, ऐसा नहीं होता ना। तो एक प्रेगनेंसी के चलते जल्दी से बताओ दूसरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती?
क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? एक प्रेगनेंसी के चलते दूसरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है? बोलो, प्रोजेस्टेरॉन। और जैसे ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो है ना, वो आपको मैंने बताया था ना, वो दरअसल एंटी टेस्टोस्टेरॉन है। नहीं याद आया आपको? ईस्ट्रोजन जो होता है वो एंटी टेस्टोस्टेरॉन होता है, याद है कि नहीं? मेल को अगर आप ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दोगे तो उसकी आवाज पतली हो जाएगी, दाढ़ी मूछ सब गायब होने लगेगी चेहरे से, और गायनेकोमास्टिया भी डेवलप हो जाएगा। ये सुना है ना आपने? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल गिरा देगा मेल का। तो ईस्ट्रोजन इज एंटी टेस्टोस्टेरॉन। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन इज एंटी, आंसर है एफएसएच। ये मैंने आपको एंडोक्राइन में बताया होगा, नहीं बताया तो अभी बता लो। तो प्रोजेस्टेरॉन इज एंटी एफएसएच। समझ में आई बात? यानी प्रोजेस्टेरॉन जो है एफएसएच को सप्रेस करता है। अब आप सोचिए, कौन से हार्मोन का लेवल फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ रहता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जब एफएसएच को सप्रेस कर देगा तो कोई प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में बदलेगी ही नहीं, और जब ग्राफिन फॉलिकल ही नहीं बदलेगी तो ओव्यूलेशन कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल से ही ओव्यूलेशन होता है। तो एफएसएच दरअसल क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में नहीं बदलाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अगर उस फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसकी साइकिल्स रुक जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान साइकिल क्यों रुक जाती हैं? आपको इसका जवाब आना चाहिए, क्यों रुक जाती है? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच है और प्रोजेस्टेरॉन एंटी एफएसएच है, और अगर एफएसएच को सप्रेस कर देगा तो पिट्यूटरी से अगर एफएसएच नहीं निकलेगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एक प्रेगनेंसी के चलते दूसरी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये नेचर का एक तरीका है बॉडी को मतलब डैमेज होने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे हर महीने प्रेगनेंसी होती रही तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन इज एंटी एफएसएच, बात समझे? यही तो इसका जो यूज था ना, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का, इसको हमने यूज कर लिया इसकी इस प्रॉपर्टी को। हमने कहा अच्छा प्रोजेस्टेरॉन एंटी एफएसएच है, तो हमने ओसी पिल बनाई। हमने कहा कि अगर किसी फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए तो उसके हाइपोथैलेमस को बेवकूफ बना दो। कैसे? प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल झूठ मूठ बढ़ा दो उसके अंदर, बाहर से गोली देकर। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन से प्रोजेस्टेरॉन की गोली देना शुरू कर देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर आपने पहले ही दिन से देना शुरू कर दिया तो एफएसएच हो जाएगा सप्रेस, और अगले 21 दिन तक ये प्रोजेस्टेरॉन की गोली चलती रहेगी। तो एफएसएच सप्रेस हो गया तो कोई प्राइमरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में नहीं बदलेगी, कोई एलएच सर्ज नहीं होगी, कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, कोई कॉर्पस ल्यूटेम कुछ नहीं, सब रुका हुआ है। लेकिन बाहर से दिए गए इस प्रोजेस्टेरॉन के कारण यूट्रस में चेंजेस तो आएंगे ना, डेसिडुआ में बनेगी थोड़ी बहुत जो भी, उसको झाड़ना जरूरी है, हटाना जरूरी है। तो 21 दिन तक हम प्रोजेस्टेरॉन की गोली देते हैं, उसके बाद 7 दिन का ब्रेक देते हैं। तो 28 का जो पैकेट होता है ना ओसी पिल्स का, सब क्वेश्चन है, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनते जाना। इसके अंदर ना 21 टैबलेट तो कौन सी होती है? प्रोजेस्टेरॉन वाली, और 7 होती है फर्जी। फर्जी मतलब खाओ चाहे फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें होता है फीफा, आयरन और फॉलिक एसिड। पर ये रोज एक खा लो, इससे क्या होगा, काउंट बनी रहेगी। 29वें दिन अगला पैकेट शुरू हो जाएगा। क्या आपके बात समझ में आ रही है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन जब विड्रॉल हो जाएगा ना प्रोजेस्टेरॉन का, तो उसकी वजह से मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अगली साइकिल के पहले दिन। समझ में आ रही बात? और अगला पैकेट भी स्टार्ट हो जाएगा कब? अगली साइकिल के पहले दिन, क्योंकि ये 7 दिन हमने यहाँ पर इसको 20 + 1 + 7 28 का पैकेट आता है इसलिए। हाँ तो चलो मैं यही पढ़ा देता हूँ फिर। अब इसने पूछा कि सर ऐसे अगर आप प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में नहीं बदलेंगे, तो सर ग्राफिन फॉलिकल ही तो एस्ट्रोजन का सोर्स थी ना उस लेडी के अंदर, तो उसको तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ग्राफिन फॉलिकल जरूरी है भैया, और एस्ट्रोजन तो कई काम करता है फीमेल की बॉडी में। तो कई जनरली क्या होता है कि ओरिजिनल पिल थी वो, ओसी पिल भी दो तरह का, आपने कभी सुना माला डी माला एन? तो ओसी पिल भी दो तरह की होती हैं, कोई एक ही तरह की नहीं है।
एक होती है जैसे माला एन माला डी, ऐसे सुना होगा आपने। एक होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली, इसे हम मिनी पिल कहते हैं। नाम याद रखना, यही वो टॉपिक है जिसमें एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आते हैं। कभी मिनी पिल लिखा आ जाएगा, कभी कुछ लिखा, आपको ये तो लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में, आते हैं इसमें से हर बार। मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन, है ना। मिनी पिल से आप कंफ्यूज हो गए क्या, तो ये सिर्फ ये ओरिजिनल पिल यही थी। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है जनरली, इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, क्योंकि भले ही ग्राफिन फॉलिकल ना बने, है ना, लेकिन वो ग्लैंडुलर सेल है तो ओवेरी में ही ना, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत नेचुरली एस्ट्रोजन सिक्रीट करते रहते हैं बिना एफएसएच के इन्फ्लुएंस के भी ग्लैंड, क्योंकि एफएसएच फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ग्लैंडुलर सेल्स को नहीं। तो ग्लैंडुलर सेल्स थोड़ा सा एफएसएच वहां रहकर भी थीका एंटेना बनाने वाले थोड़ा बहुत सिक्रीट करते रहते हैं। तो एस्ट्रोजन, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन वो ग्लैंडुलर सेल्स तो थीका एंटेना बनाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि काम चल जाता है उतने एस्ट्रोजन से उस लेडी का। लेकिन कई फीमेल्स में आ जाती है प्रॉब्लम, नहीं चलता काम, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमने ओरिजिनल पिल तो पी ओनली बनाई थी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। फिर हमने एक नई पिल बनाई माला डी के माला एन, इसमें हमने कहा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। 21 दिन जो हार्मोन की गोली चलेगी ना, उसमें सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं होगा, उसमें होगा एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अपना काम करने के लिए और एस्ट्रोजन उस लेडी के अंदर डेफिशिएंसी को रोकने के लिए। समझ में आई। तो ये ज्यादा कॉमन है दोनों में। कौन ज्यादा कॉमन है, ये। वैसे ये भी बहुत कॉमन है ना। तो ये तो इस तरह इसको हम इसलिए यूज करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का ये तो बायोलॉजिकल नेम है, रियल नेम पता है आपको। एस्ट्राडायोल भी बायोलॉजिकल नेम है, नॉर इथायोस्टेरॉन एसीटेट, ये एस्ट्रोजन का नाम है। जब ये नीट में आएगा तो आधी क्लास ऐसे हो जाएगी। और इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा नाम जो आ चुका है नीट में, वो है लिवोनॉर्जेस्ट्रेल। कभी सुने ये नाम? नॉरथायोस्टेरॉन एसीटेट तो हो गया एस्ट्रोजन, आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन है ये, जो उसी पिल में डालने के लिए किसी लेडी का एस्ट्रोजन थोड़ी निकालेंगे हम, और आर्टिफिशियली बनाएंगे ना। तो नॉरथायोस्टेरॉन एसीटेट होता है। और प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी लाएंगे किसी कॉर्पस ल्यूटियम से। तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग हम यूज करते हैं या प्रोजेस्टेरॉन जैसा हार्मोन, वो होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रेल, एलएनजी शॉर्ट में जिसे कहते हैं, है ना। लिवोनॉर्जेस्ट्रेल, फुल फॉर्म नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कहीं, है ना, एलएनजी, लिवोनॉर्जेस्ट्रेल। तो ये हो गया। तो ये हम देते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन की गोली में, असल में इथायोस्टेरॉन एसीटेट और लिवोनॉर्जेस्ट्रेल होता है। अच्छा, तो एस्ट्रोजन के बारे में बात हुई, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात हुई, और हमने देखा कि एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती, तो ये फीमेल ओसिपिल है। अब एक और सवाल, ये भी एम्स का ही है, कि पत्नियां ही क्यों ओसिपिल खाएं। अगर ऐसी ओसिपिल बनाई जाए जिसे पति खाएंगे और जब तक खाएंगे तब तक पत्नी में प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो रिसर्च करी गई कि ऐसी ओसिपिल में भाई कौन सा हार्मोन होना चाहिए कि जब तक उसे हस्बैंड खाता रहेगा उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस टेम्परेरीली रुकी रहेगी। एस्ट्रोजन दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो एंटी टेस्टोस्टेरोन है, और स्पर्मेटोजेनेसिस फिर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि कुछ स्पर्म तो बने, टेस्टोस्टेरोन तो सिर्फ उसकी रेट को इंक्रीज करता था, याद करो। उसमें भी हम यही देंगे, क्या, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आई बात? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या, और बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल हार्मोन कौन सा है? एफएसएच। नहीं याद आया? और कौन है एंटी एफएसएच? प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन की गोली देंगे तो एफएसएच सप्रेस हो जाएगा। अब एफएसएच अगर मेल में सप्रेस, आपने मेल पढ़ा है ना, तो अब उसमें पता है एफएसएच का यूज ही क्या है? स्पर्म ही तो बना रहा है। अब मेल के अंदर एफएसएच का और क्या यूज है बताओ? तो स्पर्म नहीं बने, एफएसएच को सप्रेस कर दो, स्पर्म नहीं बनेंगे। जब तक वो गोली खाता रहेगा हस्बैंड, उसके अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे, बाकी सब चीजें वैसे चलेंगी, कोई अनर्थ नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की गोली है ना। नहीं, कोई नहीं खाता। गोली खिला दो अगर भाई हस्बैंड को, तो जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स उसको झेलनी पड़ती है ड्यू टू ओसी पिल्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे, अगर हट के बोलता हूँ, एक महिला बिल पास नहीं हो रहा है, लेडीज क्योंकि पास करने वाले जेंट्स हैं, नहीं देखा आपने कि इतना परसेंट होना चाहिए रिजर्वेशन लेडीज को, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बिल में पास करने वाले जेंट्स तो ऐसे ही। आपको क्या लगता है प्रेगनेंसी मेल में नहीं हो सकती आर्टिफिशियली? करना नहीं है ना। तो
जहां तक समाज बदलना इतना इजी नहीं होता, तो ये पिल इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि मेल्स जो है उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल ये जो पिल है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना थोड़ी सी, मेल्स नहीं लेंगे तो ये ज्यादा ऐसे रहेगी। इसी तरह से ना वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ाई मैंने आपको। वासेक्टोमी एक सिंपल प्रोसीजर है, स्क्रोटल सैक में चीरा लगा के दोनों तरफ के वास डिफरेंस काटने, सिंपल है। लेकिन ट्यूबेक्टोमी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। क्यों? हस्बैंड को लगता है कि वासेक्टोमी कराने के बाद उसमें कमजोरी आ जाएगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का वास डिफरेंस थोड़ी निकलता है, टेस्टिस थोड़ी काट के अलग कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर वासेक्टोमी, शायद मैंने डिस्कस किया हो आपसे, है ना। देयर विल बी अ स्लाइट फॉल इन द टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, देयर इज नो फॉल, है ना। तो लेकिन पता है उसका एक और रीजन भी है कि वासेक्टोमी वाला एक बार वासेक्टोमी हो गई वो इरिवर्सिबल है। अब मान लीजिए उस कपल का एक बच्चा था, है ना, और हस्बैंड ने वासेक्टोमी करवा ली और बच्चा एक्सपायर हो गया, हो गई ना ट्रेजेडी। लेकिन अगर ट्यूबेक्टोमी हुई है तो माँ तो अभी बन सकती हो, बताया था ना। तो अगर आप एक्सक्यूज निकालने जाओगे तो 10 निकल जाएंगे। ये सब सोशल एक्सक्यूजेज है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो क्या टाइम हो गया क्या? हम पढ़ क्या रहे थे, मैं भूल ही गया। हाँ, हम लोग ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ मिसलेनियस बातें पढ़ रहे थे। अरे पार्चुरेशन रह गया यार, अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, ये लो भाई। पार्चुरेशन याद दिला देना, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी शुरू करेंगे। और अगली क्लास कब है? कल ही है, क्योंकि अभी कुछ चेंज हुआ था ना टाइम टेबल इस बार, तो कल है अगली क्लास।